पंडित सुरेश जी मिश्रा जी, गोविंद जी पारीक, एडवोकेट एच सी गणेश याजी, राजेश जी शर्मा, राजस्थान गौरव 2026 सम्मान पुरस्कार प्राप्त सभी महानुभाव, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, संस्कृति युवा संस्था की अपनी एक सार्वजनिक काम करने वाली संस्था है, लेकिन संस्कृति का नाम है इस संस्था का, और संस्कृति युवा संस्था शायद युवा के कार्यक्रम करना, युवा में संस्कृति का महत्व पटाना, इसके साथ साथ ये भी लगता है कि हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति हमेशा के लिए युवा रहना, ये भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। और है, पश्चिम के लोग भारत की संस्कृति का बहुत गौरव करते हैं, गौरव। बहुत लोगों ने लिखा है कि भारत के लोग अजब है। उनके 2 किताबें हैं हजारों साल पुरानी, आज भी वो 2 किताबों का उनके मन में इतना प्रभाव है, और वो 2 किताबें हैं, एक महाभारत, दूसरा रामायण। वो मैक्स मुलर लिखता है, भारतीय लोग नहीं, वो पश्चिम के लोग लिखते हैं। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बहुत महत्व विदेशों में है, लेकिन दुर्भाग्य के कि हमारे संस्कृति का झंडा बाहर के लोगों को दिख रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोगों को हमारे संस्कृति का एक विडंबन है, उनका उसको विरोध भी है। ऐसे भी लोग हमारे इधर हैं, और इस भारतीय युवा संस्था का आयोजित आज इस गरिमामय समारोह में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है। खम्मा घनी सा राम राम। आज जिन सरदारों और सम्मान हो रियो, उन्होंने मारी मोकली मोकली बधाई। आपने घना घना रंग। राजस्थान 7 बार 9 त्योहार, 7 दिन में 9 त्योहार करते हैं, इतने त्योहार होते हैं यहाँ। और संस्कृति वाला प्रदेश है, यहाँ देव धर्म पर मानने वाले लोग हैं, धार्मिक वृत्ति के लोग हैं, गौ पालन का, गौ रक्षा का उनका बहुत वर्षों से वो पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ऐसी ये राजस्थान की शक्ति और युक्ति की भी भूमि है, और बड़े यहाँ के राजा महाराजे का भी बड़ा नाम है राजस्थान में।
और राजस्थान ये बहुत ही सुखद है कि आज आपकी यह संस्था संस्कृति को समर्पित है। संस्कृति का अर्थ ही होता है सुधरा हुआ, परिष्कृत, यानी जहाँ जड़त्व नहीं होता, निरंतर अच्छे और नए बदलाव के लिए हम तैयार रहते हैं। राजस्थानी भाषा एक संस्कृति है, मुझे इसके बारे में भी मालूमात है। और जब हमारे यहाँ के राजकीय यूनिवर्सिटी में हमने वो मराठी भाषा का केंद्र खोलो, ये सभी यूनिवर्सिटी को बोला। क्यों बोला? कि वहाँ के महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग के एक सेक्रेटरी यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे एक निवेदन दिया था कि मराठी भाषा इधर के तरुणों को आने के लिए यूनिवर्सिटी में एक केंद्र खुल जाए तो अच्छा होगा। मैंने जो पत्र था महाराष्ट्र सरकार का वो हमारे मुख्यमंत्री को भेज दिया। मुख्यमंत्री ने उनके विचार करके डिक्लेयर कर दिया कि हम यहाँ सभी विश्वविद्यालय में एक मराठी का केंद्र खोलेंगे। मराठी अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक है। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। ये जब न्यूज़ आ गई पेपर में तो बहुत से मुझे निवेदन भी आ गए, कई लोगों ने टीका टिप्पणी भी की और उन्होंने कि मराठी भाषा का केंद्र खोल रहे, मैं राजधानी भाषा का क्यों नहीं, राजधानी के मारवाड़ी भाषा का क्यों नहीं, हमारे मारवाड़ी भाषा का क्यों नहीं खोले? वो खोलना चाहिए। मैंने बोला इसको किसने रोका था? मारवाड़ी भाषा का केंद्र खोलने को किसने रोका? अरे तुम्हारा राज्य है, तुम्हारी वो मारवाड़ी भाषा है, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे विधायक है, तुम्हारे शिक्षाविद है, इतने वर्षों से, तो रोका किसने? हाँ, मराठी के बाद तुमने ध्यान आ गया, ये अच्छी बात है। फिर मुझे वो निवेदन मिले तो मैंने एक परिपत्र निकाल दिया, सभी विश्वविद्यालय में हमारे राजस्थानी भाषा का केंद्र खुल जाए। और ये पहले भी कभी आता था मेरे पास तो मैं जब भी कर लेता था, इतना देर लगाने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ऐसा है ना, किसके पास कुछ रहा तो वो अपनों को लगता कि नहीं अपने पास भी ऐसा होना। हाँ, ये भी हमारे पास भी होना, वैसी एक मानसिकता रहती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ के कन्हैयालाल सेठिया जी वो इसमें लिखते भाषा में, काळा बादलिया घर आवे, बिरखा घुगरिया घुमकावे, बिजली डरती ओला खावे। ये हमारी यहाँ की राजस्थानी भाषा है। धरती धोरारी, धरती धोरारी। आ तो सुरंगा ने शरमावे, इन पर देव मरण न आवे, धरती धोरारी, धरती धोरारी। अतः ये एक अच्छी संस्कृति भाषा है और ये संस्कृति से जुड़िए, संस्कृत से भी जुड़िए। और अपन संस्कृत भाषा जो है वो संस्कृत भाषा तो सभी भाषा में उसके शब्द है। भारत की ऐसी कोई भाषा नहीं कि जिसमें संस्कृत शब्द नहीं है।
और संस्कृत में जो कुछ लिखा हुआ वो अभी भी उसके भाषांतर लोग कर रहे हैं और हिंदी में और अलग अलग भाषा में छाप रहे। मुझे याद है कि राणा प्रताप जी के समय एक चक्करपाणी नाम के एक बड़े विद्वान थे, वो खेती में लिखते थे, खेती विषय में। तो उन्होंने एक विश्व वल्लभ एक किताब लिखी, संस्कृत में है। मुझे जब पता लगा कि वो खेती के बारे में वो किताब है, मुझे लगा अपन कहीं तो भी देखना वो। फिर हमारे यहाँ के जो कृषि विश्वविद्यालय है उन्हीं को फ़ोन किया कि तुम्हारे पास एक किताब है क्या। कोई कृषि विश्वविद्यालय ने बोला नहीं कि हमारे पास एक किताब है, मालूम ही नहीं उनको। मुझे वो किताब मिली है। बहुत किताबें, छोटी 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 किताबें उन्होंने निकाली और उसमें एक वनस्पति शास्त्र भी उस पर है। तो ऐसी बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी, वो संस्कृत भाषा में। अभी उसका हिंदी भाषा में भी भाषांतर हुआ और अच्छे बहुत से संस्कृत भाषा में जो किताबें थी वो अपने को केवल भारत में उसका भाषांतर किया ऐसा नहीं, विदेशों में भी किया, विदेशों में भी किया उसका भाषांतर। क्योंकि विदेश के लोग यहाँ आके वो किताबें लेकर गए, यहाँ संस्कृत पढ़े। चीन का वेद संघ आया था पहले 8वीं का कई शताब्दी में, उसके पहले, और उन्होंने नालंदा से बहुत किताबें लिखे गए थे। संस्कृत भाषा उन्होंने यहाँ आकर सीखी और सभी संस्कृत ग्रंथ लेके गए, जिसमें हमारा संशोधन भी था, जिसमें हमारा संशोधन था। इतनी पुरानी भाषा, इतनी संस्कृत भाषा, ये भारतीय ज्ञान की हमारी भाषा है। और मुझे लगता है कि ये सभी इस पे हमारे संस्कृत भाषा का एक अच्छा, अभी जो डिजिटल हो रहा है, जो डिजिटल के बनाने वाले हैं वो भी बोलते कि इस संस्कृत भाषा डिजिटल में बहुत अच्छी है, वो बहुत सरल है और डिजिटल के उपयोग में भी है। लेकिन हमारे को उसका बड़ापन नहीं दिख रहा। लोगों को दिख रहा, विदेश के लोगों को दिख रहा हमारे संस्कृति का, हमारे संस्कृत का, भारतीय परंपरा का, भारतीय सब यहाँ के रीति रिवाज को विदेशों ने अपना अभी उनके तरफ जाने का कोशिश कर रहे। लेकिन हमारे इसमें लोग उसको नाम रख रहे, एक विडंबन है। और ऐसे इस पे हमारे लोग यहाँ मूलतः संस्कृति जीवन की विधि है। जो भोजन हम खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, भाषा बोलते हैं, सभ्यता है, तो हम भोजन को बैठे तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी एक श्लोक बोलते हैं, परमेश्वर का नामस्मरण करते हैं। जब मुंह में घास डालते तब भोजन का सेवन करते हैं। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। लेकिन हमारी परंपरा, संस्कृति, इसके बारे में लोग कोई अब ज़्यादा जागरूक नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो इस संस्कृति को हमको जागरूक नहीं होते। संस्कृति में क्या है हमारे संस्कृति में सभ्यता। अतः सभ्यता कैसी आई भारत में? भारतीय लोगों का देव धर्म पे विश्वास है, भारतीय लोगों की श्रद्धा है, भारतीय लोगों की आध्यात्म पे भक्ति है। और ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये प्रेम, इससे ही हमारी संस्कृति जो है वो संस्कृति में सभ्यता आई है।
उससे सभ्यता है, आध्यात्मिकता से सभ्यता आती है। जिनके पास आध्यात्म ही नहीं और आध्यात्म क्या है उसको मालूम नहीं, उनको सभ्यता आने का सवाल भी नहीं पैदा होता। तो हमारे पास सभ्यता है, शालीनता है, शालीनता भी है और उद्यमशीलता है। उद्योग करने की भी हमारे मन की इच्छा है, उद्यमशीलता है, नम्रता है, हमारे पास नम्रता भी है। हमारे संस्कृति की देन है। लेकिन अभी ये शब्द लोगों के मन में नहीं है, बहुत लोगों के मन में ऐसे शब्द नहीं है। और ये नम्रता में हमारा चरित्र छिपा है। ये नम्रता में हमारा चरित्र जो हो तो आदमी का वो छिपा है, लेकिन इसकी जान वो मालूमात नहीं, उसका ज्ञान भी नहीं। ऐसे भी लोग हैं। अपने यहाँ, मैं अभी नाम भूल गया, एक गांव का यहाँ राजस्थान के, वहाँ के एक बड़े बुजुर्ग हमको मिले थे, राजनेता भी थे। वो बोल रहे थे कि हमारे गांव में किसी को भी कितना छोटा बच्चा हो उसको एक ही नाम से या अरे तुरे जो बोलते ना अपन, तू है मैं है तू है, ऐसा नहीं बोलते, आप बोलते हैं, आप बोलते हैं, तुम्हें बोलते हैं। तो ये जो एक पद्धति है उसका भी गौरव करना या उसके लिए अच्छा बोलना। छोटे बच्चे के भी वो उसका दादा भी उसके बच्चे के बच्चों को भी आरे तुरे नहीं बोलता, वो आदर से बोलता है। ये जो आदर युक्त भाषा है, ये आदर युक्त भाषा हमारे इधर है, ये भारतीय संस्कृति में है। लेकिन आपने कहे बड़े से यहाँ छोटे उसका भी आदर करते हैं और करना ही ये हमारी संस्कृति है। लेकिन बड़ों का अपमान करना, बड़ों का अपमान करना, गालियां देना, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। ये भारतीय संस्कृति नहीं, कभी बड़ों का अपमान करना। हमारे यहाँ तो कहीं इस पे है कि दशहरे के दिन तो हम गांव भर घूमते बड़ों का नमस्कार करने के लिए, पैर छूने के लिए। ये हमारी संस्कृति है। और दूसरी ओर किसको भी गालियां देना, केरी भाषा में बोलना, गाली गलौज करना, नहीं उसे शब्द प्रयोग करना, ये कुछ हमारी संस्कृति नहीं है। और ऐसी संस्कृति जिसकी है उसका कभी बड़ेपन नहीं होता है, वो कभी सुधार नहीं सकते, वो कभी उसकी विचारों की ऊंची जो होती है वो ऊंची वो आज तक नहीं जा सकते, वो पार नहीं कर सकता। विचारों की ऊंची आने के लिए भी एक संस्कार होता है। और जिसके पास विचारों की विनती होती है वो भी हमारे यहाँ बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण है कि उनके संस्कार की, उनके विचारों की ऊंचाई कितनी बढ़ गई है। मुझे याद है यहाँ बहुत पहले की बात है, जो जब स्त्रियाँ भी, महिला भी निरक्षर होगी, सब लोग निरक्षर थे उसी जमाने का। इलान न देनी अपनी जमीन, इलान देनी अपनी हलरिया हुल रहा है, पूत शिकावे पालने मरण बढ़ाई माए। क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ ये कि इला बोले तो हमारी जमीन, ओ हमारी जमीन किसी भी परकियों को, शत्रु को नहीं देना। परकीय और जो शत्रु होते हैं उसको हमारी जमीन नहीं देना। हमारा जमीन, इसका मतलब हमारा देश और ये धरती या मातृभूमि न देना,
एक माँ अपने शिशु को, एक माँ अपने शिशु को वो झोली में उसको झुलाती है और एक गाती है झुलाते झुलाते कि पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई जाए। इसका मतलब है कि वो पालने में संस्कार देती है और बोलती है देश और स्वाभिमान के, देश और स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध मैदान में करना है, युद्ध मरना मैदान में करना और मैदान में हंसते हंसते मिट जाना। मैदान है, युद्ध के मैदान में हंसते हंसते मिट जाना सबसे बड़ा गौरव है। बड़ाई बोले तो गौरव, मरण बड़ाई माँ है। तो तुम अपने देश के जमीन के लिए, अपने संस्कृति के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ाई में मर गए तो इसके इतना बड़ा गौरव दूसरा हो ही नहीं सकता। ये उनकी धारणा है। वो महिला की भी विचारों की कितनी ऊंची है, इतने उच्च विचार उनके मन में कैसे आए। वो परिस्थिति भी ऐसी रहती है जब ऐसे विचार भी मन में आते हैं। और सबसे प्यारा कौन है तो हमारी मातृभूमि सबसे प्यारी है, ये सब उनके मन में आता है। ये हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति हमारी। नहीं तो स्वातंत्र के बाद भी हमारा देश खंडित हुआ बहुत। हमारा देश अफगानिस्तान हमारा था, नेपाल हमारा था, श्रीलंका हमारी थी, म्यांमार को जो है वो ब्रह्म देश था, वो हमारा था। और पाक व्याप्त कश्मीर भी हमारा है, लेकिन हमारे कब्जे में नहीं। स्वातंत्र के बाद वो पाक व्याप्त कश्मीर गया। कब गया? अक्टूबर 1947 में। 15 अगस्त को अपन स्वतंत्र हुए। 6-7 हफ्ते के बाद पाकिस्तान ने आक्रमण किया। जब कश्मीर हमारा वो हरि सिंह राजे के कब्जे में था, भारत में विलीन नहीं हुआ था। भारत में विलीन करने की उनकी इच्छा भी थी। जब उन्होंने आक्रमण किया तो हरि सिंह राजा के जो प्रधान थे महाजन, वो लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रहे थे, वो प्रधान थे। पंडित जी नेहरू के पास गए और उन्हें विनती की कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है, हमें सैन्य दो वगैरह वगैरह। तो पंडित जी तो उसको बहुत गालियाँ भी दी, गेट आउट बोला, सब बोला। तो उन्होंने जाते जाते कहा देखो हमें अगर सैन्य नहीं मिला तो हमें ना इच्छा से पाकिस्तान जाना पड़ेगा, हमारी इच्छा नहीं लेकिन जाना पड़ेगा हमको, हमारे पास सैन्य नहीं। तो उनके पास ज़्यादा सैन्य वो आ गए हैं। तो उनके ही पंडित जी के घर में शेख अब्दुल्ला का मुक्काम था। उन्होंने चिट्ठी भेजी पंडित जी को और पंडित नेहरू जी को और बोले कि आप उनको सैन्य दो, नहीं तो कश्मीर पूरा जाएगा। और फिर हमने सैन्य दिए। हमारे सैन्य ने पाकिस्तान के सैन्यों को बहुत पीटा, मारा और उसको खदेड़ा। और खदेड़ते खदेड़ते उनके पीछे लगे तो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन ने तारा भेजने को शुरुआत की, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, रुको रुको। और जहाँ रुके हमारा सैन्य वो एलओसी बन गई, वो एलओसी बन गई।
और हमारा जो हरि सिंह राजे के कब्जे में जो भाग था पीओके का, वो उधर रह गया। पीओके का निर्माता कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन आणि जब थे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हें वो कितना अपने को सता रहा। देखो, हमारा सैन्य आगे तक जाता था, पूरा हमारे कब्जे में आता था, तो उन्हें आने को ज़्यादा रास्ते नहीं मिलते थे। तो मुजफ्फरपुर के बाजू से एक ही रास्ता था इधर आने का, सब डोंगर है, पहाड़ियाँ है। तो ऐसा वो उन्होंने दे दिया। और श्रीलंका को भी हमारे बड़ा बेट इंदिरा जी गांधी ने, वहाँ जो बंडार नायके, वो लेडीज जो वहाँ की अध्यक्षा थी, राष्ट्राध्यक्षा, तब उनको भी एक बेट दे दिया। हमारे लोग बोल रहे कि यहाँ के लोग बोलते कि हिला न देना अपनी जमीन शत्रु को नहीं देना। ये हमारी लेडीज यहाँ बोलती है, एक माता अपने बच्चों को झुलाते झुलाते बोलती है। और हमारे देश के लोगों ने हमारी जमीन, हमारा उधर का एक बड़ा समुद्र में रहता हो, वो भी दे दिया अपने सामने। स्वातंत्र के बाद कश्मीर का प्रश्न आगे लगे, मैं उस पर नहीं बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब आपने देखना चाहिए सभी लोगों ने। और भारत जब विश्व गुरु बनेगा, लेकिन यदि हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्य लगातार कमजोर होते गए। क्या बोले? भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन यही हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्य लगातार कमजोर होते गए, तो ये लक्ष्य कैसा पूरा होगा? ये हमारा लक्ष्य है विश्व गुरु बनने का, लेकिन हमारी कमतरता क्या है? तो हमारा नैतिक मूल्य का अधपतन हो रहा है। नैतिक मूल्य का अधपतन है करके तो पेपर फूटी के प्रकरण घटते हैं। क्यों पेपर फूटता है? कौन फोड़ता है पेपर? कौन लीक करता है पेपर? जानवर लीक करता है क्या? आदमी करता है ना। वो आदमी में नैतिकता नहीं। कहाँ पढ़े हमको नैतिकता? हम पढ़े मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, 1835 पे उन्होंने कानून बनाया, जबकि जो शिक्षा पद्धति है वो हम पढ़ा रहे, अभी तक पढ़े। वो क्या थी शिक्षा पद्धति उनकी? वो लॉर्ड थॉमस मैकाले बोलता कि मैं वो यहाँ कमिश्नर था भारत में, और 2 फरवरी 1835 में उसने भाषण किया कि भारत के लोग अपने ज्यादा दिन गुलाम नहीं रहेंगे और उनको गुलाम रखना है, हमेशा के लिए भारत को गुलाम बनाना है। उनकी शिक्षा पद्धति बदलो, उनकी संस्कृति जड़ से उखाड़ डालो और उनको भूखा मरने दो। वो भारत के लोग वो अपने गुलाम इसीलिए भी नहीं रहेंगे कि उनके पास नैतिकता है, उनके पास ईमानदारी है, उनके पास सभ्यता है, वो देव धर्म को मानने वाले हैं। तो वो कभी भी अपने गुलाम नहीं रहेंगे और उनको उनकी संस्कृति, उनका शिक्षा पद्धति और उनको भूखा मारा तो ही अपने रहेंगे, गुलाम रहेंगे। गुलाम को रखना है तो ऐसा रखना पड़ता है। गुलाम रखना है तो ऐसा रखना पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने भी हमको बताया है, लेकिन हम सुधरे नहीं। वो जो मैकाले की शिक्षण पद्धति थी गुलाम बनाने की, उसमें नैतिकता नहीं थी, कुछ नहीं था।
करके तो ये हो जो अभी जो काम करे लोग, उन्होंने वही पढ़ाई की। नैतिकता होती तो पेपर लीक नहीं हो जाते। और हमने कहाँ पढ़ाई? मुझे आप बताइए कि आप जो स्कूल में पढ़ते थे, आप जो उच्च शिक्षा उच्च माध्यमिक पे पढ़ते थे, जूनियर कॉलेज में पढ़ते थे, तो कहीं नैतिकता का विषय सिखाया क्या? कहीं ईमानदारी का विषय सिखाया क्या? कभी चोरी मत करो ये सिखाया क्या? ऐसा कोई हमारे पाठ्य पुस्तक में कोई भी पाठ नहीं था। ईमानदारी से रहना, प्रामाणिक से रहना, ये हमारा पाठ उस पे रहता था। जिसको संस्कार घर में मिले वो अच्छे रहे, और जिसको संस्कार मिले नहीं वो ऐसे भटकते रहे। तो संस्कार की जरूरत है, और संस्कार संस्कृति से आता है। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बड़े आप अपने क्षेत्र में आप काम करते हैं, आप भी राष्ट्र के एक जवाबदार नागरिक हैं। हमारे राष्ट्र के लिए आप जिसकी आवश्यकता होगी वो आवश्यकता पूरी करने की जिम्मेदारी भी आप उठा सकते हैं। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत योगदान भी आप कर सकते हैं। लोगों को संस्कार देने का काम करते हैं। लोगों में कुछ हमारे उनके कमियां हुई होंगी वो दूर करने की काम करने, वो हमारे नशा करने वाले लोग हैं उनको भी नशा छोड़ने का काम करते हैं। और जो किसी की नशा छोड़ेगा उसको बहुत बहुत पुण्य भी मिलेगा। और ये भी अभी जरूरत है। हम राजस्थान में कहे कि टीबी मुक्त राजस्थान करना है और नशा मुक्त राजस्थान करना है। तो इसमें भी आप अपना सहयोग दो, और आप देंगे ऐसा विश्वास है। मुझे यहाँ शर्मा जी ने और उनके साथीदारों ने यहाँ बुलाया, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान।